नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आज आपकी मुलाकात हम उस शख्स से करवाने जा रहे हैं जो अपने बड़े भाई के साथ साए की तरह खड़े रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पशुपति पारस जी की, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और इसके साथ ही बिहार के हाजीपुर सीट से वो सांसद हैं। रामविलास पासवान जी जो हाजीपुर सीट से तकरीबन 8 बार सांसद रहे, लेकिन साल 2019 में जब उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो उनकी लेगेसी को यानी उनकी विरासत को संभालते हुए पशुपति पारस जी आगे बढ़े, वहां से लोकसभा के सांसद बने और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्री हैं। तो एक बार स्वागत करते हैं पशुपति पारस जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि हाजीपुर सीट पर आपने उनकी विरासत को संभाला, क्या वहां की जनता ने उस लेगेसी को आपको वहां पर उनकी तरह ही अब एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, मेरा प्रयास है और मैं उसमें काफ़ी मुझको सफलता भी मिली है। जब 2019 में पासवान जी जब राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो उन्होंने मुझको बुलाया और मुझसे उन्होंने कहा कि पारस, तुम हाजीपुर के संबंध में 1977 से आज तक तुम काम किए हो और हमारी इच्छा है कि तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैं सब दिन बिहार के राजनीति में था, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी था पार्टी का और बिहार के राजनीति में भी था। पारिवारिक के मामला हो चाहे राजनीतिक मामला हो, सब काम मेरे जिम्मे था। मैंने कहा कि भैया, हम तो बिहार सरकार में मंत्री ऑलरेडी हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दीजिए। हम सब दिन बिहार की राजनीति किए हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात को मानो, तुम पर अधिकार भी है और तुम पर विश्वास भी है। और हाजीपुर की जनता को मैं अपनी माँ मानता हूँ। मैं उस हिसाब से मैं हाजीपुर की जनता की सेवा किया हूँ। मुझको विश्वास है कि तुम यदि हमारे बदले में प्रतिनिधित्व करोगे तो हाजीपुर की जनता को तुम विश्वास में लाओगे और जो मेरे द्वारा किया हुआ अधूरा सपना है उसको तुम पूरा करोगे। मैं उनकी बात को काट नहीं सका। मैं चुनाव लड़ा और वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला कि मैं तकरीबन 2.25 लाख वोट से मैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। तो महाराष्ट्र की सियासत का हम जिक्र कर रहे थे, अजीत पवार शामिल हो गए भाजपा में, लेकिन इसको आप पद की अदावत समझें या फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्यार, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, दोनों चीज़। अजीत पवार जी के साथ में शरद पवार जी का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपने बेटी को बनाया, इससे उनको तकलीफ हुआ क्योंकि बहुत काफ़ी सीनियर मेंबर थे वो और साया की तरह शरद पवार के साथ रहा करते थे। तो उनको काफ़ी तकलीफ हुआ, ठेस पहुंचा उनको। और दूसरी बात, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिनके बारे में आपने चर्चा की, वो तो सर्वप्रिय नेता हैं। महाराष्ट्र की घटना हुई है, आप देखे होगा 3 दिन से नीतीश कुमार जी विधायक से, विधान परिषद के सदस्य से, आज लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य अकेले मिल रहे हैं। उनको डर है कि उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है। गिर जाएगी सरकार गिरेगी नहीं, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जैसे शरद पवार की पार्टी समाप्त हो गई वैसे उनकी पार्टी आया राम गया राम हो जाएगा। एक बार हरियाणा में हुआ ना था, आया राम गया राम का नेतृत्व हुआ, वही पार्टी, वही स्थिति बिहार की होने वाली है। लेकिन पशुपति जी, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिस जुमले का इस्तेमाल हो रहा है और जयप्रकाश नारायण की धरती का इस्तेमाल किया गया, पटना में विपक्षी एकता एकजुट होने की बात कही, लेकिन आप इसको धरातल पर कितना उतरते हुए देखते हैं, देखते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो इतनी ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे तस्वीर थोड़ी बदल गई है, जितने भी विपक्षी नेता है एकजुट हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या 2024 में ये विपक्षी एकता कुछ कर पाएगी? नो, नथिंग। आपने जयप्रकाश जी का नाम लिया। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के जो विपक्ष एक साथ इकट्ठा हुआ था लोग, उसमें सही ईमानदार लोग थे और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सोच था उनका। आज वैसी बात नहीं है। आज मैंने पहले कहा कि आज जितने लोग विपक्षी दल के लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें अधिकांश लोग जेल के सजावार कैदी हैं, कोई जमानत पर हैं, कोई जेल जाने की स्थिति में है। CBI और ED उस पर रोज शिकंजा कसे हुए है। तो वो परिस्थिति 1974 का परिस्थिति और 2024 का परिस्थिति में काफ़ी फर्क है। नीतीश और तेजस्वी जी की जोड़ी बन रही है, विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं। 2024 के लिए आप उनकी जोड़ी को, या फिर हम कह सकते हैं कि लालू जी भी तो आ ही गए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या उनकी जोड़ी को आप 2024 में एनडीए के लिए चुनौती मानते हैं? नेवर, कोई जोड़ी बेमेल जोड़ी है। सियासत का हम जिक्र कर रहे हैं, कल
देर शाम डाकबंगला चौराहे पे पटना पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और वजह रही कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि बिहार के स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में उतनी काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक भर्ती जो प्रणाली है उसमें बदलाव वो कर रहे हैं। वो सरजमी जहाँ से सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं और फिर बिहार के शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान देते हैं, आप इसे किस तरीके से लेंगे? शिक्षा मंत्री जी का बयान शुरू से विवादास्पद रहा है। कुछ दिन पहले भी देखे होइएगा कि रामायण पर उन्होंने बयान दिया था और आज तक का इतिहास है मैडम, बिहार में 18 वर्ष नीतीश जी को सत्ता संभाले हुआ है और 18 वर्ष में जितने भी लोग आंदोलन किए, चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, नौजवान हो, सरकारी कर्मचारी हो, आज तक किसी को सफलता नहीं मिली और सब पर बिहार सरकार के द्वारा लाठी बरसाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है देश के लिए, क्यों भाजपा लाना चाहती है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो उसमें भी जहाँ तक मुझको याद है कि 1835 ईस्वी में इस कानून को लागू करने की बात हुई थी। तो भारत एक सुंदर बगीचा है और इस बगीचा में सभी जात और धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हो, पादरी हो, सभी जात के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सबका मौलिक अधिकार है जीने का। और ये जो कानून बनाने की बात हो रही है, अभी तो कानून बना नहीं है, इस पर सर्वे हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो NDA गवर्नमेंट का जो ये कानून बनाने की बात है, पहले तो आम सहमति हो जाएगी, तो एक देश में एक कानून लागू होना चाहिए। लेकिन भाजपा का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है पशुपति जी, कहा जा रहा है कि विपक्षी दल साझा उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहा है एक सीट पे, तो भाजपा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है 2024 के लिए। विपक्ष का क्या, मैंने आपको पहले कहा कि अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरे को सुख देकर दुखी होता है। विपक्ष का काम है नेगेटिव अप्रोच करना। लेकिन अगर बात चिराग पासवान की करें और आपके पारिवारिक संबंध पे करें, तलखियां क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई? आपने भी खुद कहा ना कि जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा के सदस्य चले गए तो पारस जी को उन्होंने हाजीपुर में चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना। आज तो पासवान जी जीवित नहीं है, हमारे भगवान स्वरूप हैं। यदि चिराग पासवान जी पर उनको विश्वास होता या परिवार के और किसी सदस्य पर विश्वास होता तो वो हाजीपुर में उसको उम्मीदवार बनाते। मैंने कहा था कि भैया, मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ और मैं सब दिन स्टेट का पॉलिटिक्स किया हूँ, मैं संगठन करता हूं, आप मुझको दिल्ली मत भेजिए, आप अपने चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, भाभी जी को लड़ा दीजिए, जिसको भी आप, जिस पर आपको विश्वास है आप उसको हाजीपुर से चुनाव लड़ाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको 100% तुम पर विश्वास है, तुम मेरा छोटा भाई हो, अनुज हो, हनुमान जैसे हो, तुम हाजीपुर की सेवा करोगे और हाजीपुर से जीत के जो मेरा अधूरा सपना होगा उसको तुम पूरा करोगे। आज मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। लेकिन पशुपति जी, अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें, क्या चाचा भतीजा कभी भी एक साथ आएंगे? क्योंकि NDA में शामिल होने की बात निकल कर आ रही है कि चिराग ज्वाइन कर सकते हैं और मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। पहले आपको मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि वही रोड पर जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएँ कि पश्चिम जाएँ। पहले डिसीजन, अभी भी कल तक भी बयान आया कि मैं किसी संगठन में नहीं जाऊँगा, मैं विचार करूँगा, चुनाव आएगा तो मैं विचार करूँगा कि हमारी पार्टी किसी गठबंधन में जाएगी। और देखिए, दिल टूटता है और दल टूटता है। दल टूटेगा तो दल जुट सकता है, लेकिन दिल जब टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कुनके, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। जब दूध फट गया, कितनों प्रयास करोगे तो मक्खन नहीं होगा। आप इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने जो अभी कहा, कभी संभव नहीं है कि चाचा भतीजा हम एक हो। मतभेद नहीं, मनभेद हो गया है। दोनों चीजें, मतभेद भी और मनभेद भी है। और एक पत्रकार होते हुए मुझे लगता है पशुपति जी, मैं आज हिचकिचाऊंगी नहीं ये सवाल पूछने में। नहीं, पूछिए जरूर। बात आप महाराष्ट्र की सियासत की कर रहे थे, अजीत पवार, शरद पवार जी का जिक्र कर रहे थे। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि जो अजीत पवार ने किया वही आपने चिराग जी के साथ किया। मैंने चिराग जी के साथ नहीं किया, आपको गलतफहमी है। देखिए, पार्टी टूटी क्यों? हम लोगों ने कहा 2020 के विधानसभा के चुनाव में कि हम NDA गठबंधन के तहत तुम भी MP बने हो और हम भी बने, और देश अभी गठबंधन का युग है, हम बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ें। तो उसने कहा कि नहीं,
कि किसी ने कोई सपना दिखला दिया होगा कि तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। किसी ने सपना दिखलाया, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में की बैठक में 6 सांसद में से 5 सांसद ने विरोध किया कि नहीं, हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जिसका नतीजा क्या हुआ कि बिहार में हमारी पार्टी समाप्ति की कगार पर चली गई। एक विधायक जीता। उस विधायक ने भी कहा कि चिराग पासवान कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझको किसी दूसरे ने टिकट दिया। और वो विधायक फिर जनता दिल्ली में चले गए। आप इस बात को सोचिए कि जो 3 भाई का हम लोग का जो पारिवारिक रिश्ता था, दोनों भाई के मृत्यु होने के बाद कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, दिल टूट गया। तो इसलिए उसने जो घटना किया परिवार के साथ में, बहुत सी बातें हैं, पारिवारिक बात है जो मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने एक लाइन में आपको कहा कि जब दिल टूटता है तो दिल जुटता नहीं। यानी चाचा ने धोखा नहीं दिया, ये सियासी विरासत जो है चाचा की ने थी। पासवान जी के सपना को पूरा करने के लिए मैंने पार्टी को जीवित रखा। और मैं आज भी कहता हूं कि बिहार में पासवान जी का जितना अधूरा सपना है, वो शोषित दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे। उसी के तहत उन्होंने 1983 में दलित सेना का गठन किया और जीते जी पासवान जी ने मुझको दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के चले गए। और मैं आज भी उनके सपना को साकार करने के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं, मैं करता रहूँगा। बिल्कुल, और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि जिस तरीके से आप देश को आगे लेकर जा रहे हैं और आप मंत्रालय में काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहें और 9 साल ही नहीं, आने वाला भी जो वर्ष है वो आपका हो, आपकी सरकार का हो। पशुपति पारस जी, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया और तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑल दी बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आपको लाने हैं, देश इंतजार कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।